हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम 9 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हम पिछले सेशन में आपको मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देखते हैं। जो क्वेश्चन था आपका, अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जो टर्मोइल हुआ है उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट की गई है उस इंटरिम गवर्नमेंट का हेड किस पर्सन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन था मोहम्मद यूनिस, अब्दुल हामिद, काजी जफर अहमद, फजल रब्बी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वॉज ए, मोहम्मद यूनुस को आपका इंटरिम गवर्नमेंट का हेड अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहले स्टार्ट करने से पहले हम 9 अगस्त का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज है, 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के नागासाकी शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था, सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, पहला आपका हिरोशिमा पे था, हिरोशिमा के 3 दिन बाद नागासाकी के ऊपर इन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया था। इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। ठीक है, बॉम्ब का नाम था आपका फैट मैन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की आपकी ये बात है। दूसरी चीज है, 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल के रूप में मनाया जाता है। ये 1944 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस बार का जो थीम है 2024 का वो है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। अभी हम इंडिजीनियस पीपल जो टर्म है इसको भी समझेंगे, एक न्यूज है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड था आपका, 9 अगस्त को नेशनल बुक्स लवर डे भी बोला जाता है और लोगों को एनकरेज करना लिटरेचर और बुक रीडिंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज थी, फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्ध देव भट्टाचार्य पास्ड अवे इन कोलकाता एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। तो ये पहले आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे। ये 2000 से लेकर 2011 तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। 2011 के बाद ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, चलिए तो नाम याद रखिएगा कहाँ के हैं ये। नेक्स्ट है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नया डीजीपी, फुल टाइम डीजीपी अपॉइंट किया है। किनको? मिस्टर आर स्वैन को। ये पहले इनके पास JNK का एडिशनल चार्ज था, बट अब इनको फुल टाइम अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर 9 टाइम इन रो। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक हमारे नेशनलाइज्ड बैंक को लोन देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, और ये रेपो रेट कम होगा ज्यादा होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्लियर? यहाँ फोटो में जो पर्सन बने हैं, ही इज गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर शक्तिकांत दास। तो ये नाम याद रखिएगा, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर इज शक्तिकांत दास। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी का गठन 2016 में हुआ था बाय अमेंडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया था। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। वो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? फर्स्ट इज आरबीआई गवर्नर, वो चेयरपर्सन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। सेकेंड वन इज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वो दूसरे मेंबर होते हैं। एक मेंबर आरबीआई का जो बोर्ड होता है वो नॉमिनेट करता है एक ऑफिशियल को, और जो लास्ट 3 मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, इस पे भी बहुत कंट्रोवर्सी चली थी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए या नहीं। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इन्फ्लेशन रेट जो है कंट्री में उसको एक टारगेटेड लेवल के अंदर रखना, और वो टारगेटेड लेवल है आपका 4 ± 2%, मतलब 2% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन को हमको रखना है। ज्यादा महंगाई भी अच्छी नहीं है और बहुत सस्ती चीजें हो जाएं वो भी अच्छी नहीं है। राइट? नेक्स्ट न्यूज है आपका, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेसेस द न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन वेलिंगटन। एक फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। ठीक है, तो दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। और इनको द्रौपदी मुर्मू को रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर से अकॉर्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है,
और वहां की जो गवर्नर जनरल हैं न्यूजीलैंड की, उनका नाम है डेमी सिंडी कायरो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा न्यूजीलैंड की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं। अब देखिए, जब ये न्यूजीलैंड गई तो ये दो चीजें उन्होंने वहां पे देखी। पहली चीज है, वहां पे जो ट्राइब है, इंडिजीनियस ट्राइब ऑफ न्यूजीलैंड, जिसको हम बोलते हैं माओरी ट्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। माओरी ट्राइब ये न्यूजीलैंड में है। ये अगर आप फोटो देख रहे हैं, ये वहां के इंडिजीनियस पीपल है। तो उनकी एक प्रैक्टिस होती है होंगी प्रैक्टिस। होंगी प्रैक्टिस बेसिकली क्या है, एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका। जैसे हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, वहां पे होता है फोरहेड और नोज को ऐसे मिला के प्रेस करते हैं। ठीक है, तो उनका ये कल्चर है। दूसरी प्रैक्टिस है हाका डांस। इनका ये वो सेरिमोनियल डांस है, जब खुश होते हैं या कभी हिस्ट्री के टाइम में अगर मैं पुरानी बात करूं तो जब ये वॉर में जाते थे तो ये हाका डांस करते थे। ठीक है, तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, होंगी एंड हाका। ये माओरी ट्राइब का है विच आर इन न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अनाउंसेस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे जो अच्छे वर्क किए थे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड सेरेमनी होगी ये होगी 23 अगस्त को, एंड 23 अगस्त इज नेशनल स्पेस डे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विनर्स थे। आपको सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं टिक करूंगा आप एटलीस्ट वो 2-3 नाम याद रखिएगा। तो विज्ञान टीम अवार्ड मिला है इसरो की चंद्रयान-3 टीम को। राइट, तो जो हमारा जो लूनर मिशन था चंद्रयान-3, उसकी सक्सेस की वजह से इनको विज्ञान टीम अवार्ड मिला है। क्लियर। विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है प्रोफेसर जी पद्मनाभ को। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फॉर्मर डायरेक्टर थे। ठीक है, और देखिए फिर अब ये विज्ञान श्री अवार्ड एंड विज्ञान अवार्ड, यहाँ बहुत सारे नाम हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ये 2 नाम आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एंड रिमेंबर द डेट 23 अगस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया विंस कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग फॉर द सेकेंड टाइम। ये दूसरी बार है इंडिया सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन की वुमेन वॉलीबॉल कंपटीशन को दूसरी बार जीती है। इन्होंने, टीम ने नेपाल को 3-2 से हराया है। नेपाल होस्ट कर रहा था ये पूरा इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, और काठमांडू में ये फाइनल मैच हुआ था। ये 2-3 फैक्ट्स बस आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, इंडियन मेंस हॉकी टीम विन ब्रॉन्ज मेडल। सो देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी इंडियन हॉकी टीम ने फाइनली ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, सेमीफाइनल्स में हम जर्मनी से हार गए थे, बट ब्रॉन्ज मेडल के लिए हम बहुत प्रबल दावेदार थे और हमने उसको फाइनली अकॉम्प्लिश कर लिया है। ठीक है, तो इंडिया ने स्पेन को अपने ब्रॉन्ज मेडल वाले मैच में हराया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो मेडल है, इसके साथ इंडिया का ये टोटल, इंडियन हॉकी टीम का ये 13th मेडल है। तो हमारी जो इंडियन हॉकी टीम, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री खोल के, तो बहुत बार गोल्ड जीती है, बहुत बार सिल्वर जीती है। ठीक है, तो लगभग 13 बार वो मेडल जीत चुकी है। ओके, और इसी के साथ हमारे यहाँ हमारे पास टोटल पेरिस ओलंपिक्स में 4 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, मनु भाकर की शूटिंग वाली 2 हो गए, और फिर आपका हॉकी टीम हो गया, है ना। तो इस वजह से हमारे पास अब टोटल 4 आ चुके हैं। हम गोल्ड की वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा कोई पर्सन एथलीट गोल्ड मेडल भी जीते, और बहुत उम्मीद थी हमें विनेश फोगाट से, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि अब लक बोले या जो भी बोले, वो पूरा नहीं हो पाया। बट शी इज स्टिल अ विनर फॉर ऑल ऑफ अस। उन्होंने बहुत मेहनत की और वो मेहनत वहां पे दिख भी रही थी। इवन आवर प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड हर एफर्ट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। सो गैबी थॉमस, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं, यूएस की हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 200 मीटर इवेंट में, 200 मीटर जो रेस इवेंट होती है उसमें गोल्ड जीता है। तो ये नाम याद रखिएगा, 200 मीटर रेस, गैबी थॉमस फ्रॉम यूएसए, इनको गोल्ड मिला है। ओके, अब इस टाइप की न्यूज पेरिस ओलंपिक्स रिलेटेड कई बार आपको भी फ्रीक्वेंटली देखने को भी मिलेगी, क्योंकि डे बाय डे नया अपडेट आते रहता है। एंड वी मे होप कि बहुत ही जल्द नीरज चोपड़ा भी गोल्ड मेडल
या सिल्वर मेडल, कोई एक मेडल लेके आए। हमारी उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जरूर जीते। ठीक है, चलिए। चाइना की जो टीम है, स्विमिंग टीम, आर्टिस्टिक स्विमिंग टीम जो है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता। ठीक है, गोल्ड मिला है आपको चाइना को, और यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है सिल्वर, एंड स्पेन को मिला है ब्रॉन्ज। तो आप बस ये ध्यान रख सकते हैं चाइना की जो आर्टिस्टिक स्विमिंग टीम है, दे वन गोल्ड मेडल। ठीक, बाकी याद करने की आपको जरूरत नहीं, मेजर इवेंट्स का पूछा जाता है एग्जाम में भी। नेक्स्ट है आपका विनेश फोगाट। सो विनेश फोगाट ने अपील किया है अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन, जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील की है। कहां पे अपील की है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, CAS। तो इनकी देखिए बेसिकली दो मांगे थी। पहली चीज थी कि भाई मुझे मौका दिया जाए फाइनल में कंपीट करने के लिए, जिसके लिए CAS ने साफ साफ नो बोल दिया। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि भाई मैंने जब सिल्वर मेडल के लिए कंपीट किया था सेमीफाइनल्स में, तो उस टाइम तो मेरा वेट सही था, तो मुझे एटलीस्ट जॉइंट सिल्वर मेडल दे दिया जाए। ये इनकी सेकंड अपील है, जिसपे बहुत ही जल्द आपको CAS का आदेश आने वाला है। ठीक है, वी होप कि उनको मिल जाए, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, यहाँ पे विनेश फोगाट के बारे में कुछ चीजें मेंशन है। इन्होंने जितने भी मेडल्स जीते हैं, देखो अवार्ड्स मिले, इनको अर्जुना अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 2024 में, 2014 में। खेल रत्न इनको मिला हुआ है 2020 में। फिर इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो अकॉम्प्लिशमेंट अगर आप इनकी देखेंगे तो शी इज अ रियल विनर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं। अर्जुना अवार्ड, खेल रत्न इनको कब मिला है, क्लियर। और अभी 2022 में इनको पद्मश्री से भी अवार्ड नवाजा गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप यहां से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इन न्यूज वॉज Tunisian president Kais Saied has dismissed the Prime Minister Ahmed Hachani and appointed Social Affair Minister Mr. Kamal Madawi as the new PM। तो देखो टूनिशिया के जो नए PM है, एटलीस्ट उनका नाम याद रख लेना आप, कामेल मदौरी। और टूनिशिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? कायस सैयद, क्योंकि अभी ये न्यूज में था, मे बी एग्जाम में पूछ ले। अब देखिए टूनिशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूनिशिया की कैपिटल है ट्यूनिस, और टूनिशिया की जो करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी है, वो है टूनिशियन दिनार। मैप देखते हैं टूनिशिया का कहां पे है। तो अगर आप ये देख पा रहे हो अफ्रीका को, अफ्रीका में ये जो एरिया है, ये जो लैंड एरिया, दिस इज टूनिशिया, जो कि अगर हम यहाँ पे जूम इन करें तो आपको समझ में आएगा इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन है। तो ये टूनिशिया की एक बॉर्डर जुड़ती है अल्जीरिया से। ठीक है, अल्जीरिया, एंड एक बॉर्डर जुड़ती है आपकी लीबिया से। ये दो लैंड बाउंड्री फॉर्म करते हैं, और नॉर्थ में अगर आप देख पा रहे हो टूनिशिया के नॉर्थ में ये मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी, अल्जीरिया एंड लीबिया, ये आपके बॉर्डर बाउंड्री फॉर्म करते हैं टूनिशिया के साथ। तो ये जो नाम है एटलीस्ट ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इन न्यूज वाज ITBP टू गेट रशियन कमास टाइफून व्हीकल। कमास, ये देख रहे हो इतना भारी भरकम, बेसिकली ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को बहुत जल्द मिलने वाला है, और ये उनकी रक्षा करेगा लैंड माइन से। ठीक है, तो इस व्हीकल के बारे में थोड़ा देखते हैं, समझते हैं क्या है ये व्हीकल, किसने बनाया है। तो बेसिकली व्हीकल का नाम है कमास टाइफून। ओके, इसका मैन्युफैक्चर है रेम डीजल, और ये किस कंट्री का है? इट इज रशियन मेड, रिमेंबर दिस। ये 4x4 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड, बेसिकली माइन रेजिस्टेंट व्हीकल है। आपको बहुत पूरी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीज याद रखिएगा। दैट इट इज फ्रॉम रशिया ने बनाया है, और किसको मिल रहा है? ITBP, इंडियो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नाम से क्लियर है, जो तिब्बत वाला बॉर्डर है वहां पे ये फोर्स जमी हुई है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि असम राइफल्स के साथ साथ आपकी सशस्त्र सीमा बल एक फोर्स है, तो सशस्त्र सीमा बल किस एरिया पे ये फोर्स जमी हुई है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एरिया पे सशस्त्र सीमा बल आपकी तैनात है। ठीक है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। ये कुछ इसकी बाकी डिटेल्स हैं, इफ यू वांट आप देख सकते हो। लेंथ इज 6.7, विड्थ इतना है, हाइट ये है, ऑलराइट। और ये आपको TNT एक्सप्लोजन इन सब से आपको बचाएगी। तो पूरी डिटेल्स याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ये देख लेना। और ये जो है सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री कार्गो इन
हाई रिस्क माइन जोन, जहां भी माइंस वगैरह ज्यादा होती है वहां पे प्रोटेक्शन के लिए। नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI शॉर्ट में, लॉन्च सुराज्य फ्रेमवर्क टू प्रमोट एक्सीलेंस। बेसिकली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि गवर्नेंस रिलेटेड जो भी अच्छे इनिशिएटिव जो स्टेट ले रहे हैं उनको रिकग्नाइज किया गया, किया जाए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। वो फ्रेमवर्क आपका इन 4 पिलर्स पे बेस्ड है: शिक्षा एडुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, समृद्धि प्रोस्पेरिटी एंड सुशासन मतलब गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 4 आप ध्यान रख सकते हैं। किसने लॉन्च किया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये नाम याद रखिएगा। इसमें अलग अलग स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे शिक्षा में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्रेडिशन असेसमेंट्स और रेटिंग्स उनको मिली है। स्वास्थ्य में तमिलनाडु महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा किया है मेडिकल एंट्री लेवल पे। और चंडीगढ़ ने 100% सर्टिफिकेशन इन आयुष्मान आरोग्य योजना। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, शिक्षा के केस में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, हेल्थ में आपका तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। ओके, चलिए देखिए, हम लोग आपको कुछ एडिशनल चीजें इसलिए बताते हैं कि हमें नहीं पता कि उस करंट अफेयर न्यूज में कौन सा ऐसा फैक्ट, कई बार क्या होता है करंट अफेयर्स की न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट जितनी इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड जो आपका स्टैटिक पोर्शन रहता है। जैसे हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट देखा था, जो भी इंडिया बांग्लादेश का इशू हो रहा है, तो उसमें आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स के साथ भी, इसलिए हम लोग कई बार कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस वजह से कई ऐसी एक्स्ट्रा हम इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि उससे भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका न्यूज में था, मणिपुर असेंबली ने एक 12 मेंबर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसका जिसका पर्पस क्या है? टू स्टडी इलीगल माइग्रेशन इन द स्टेट। अब इसमें आपको देखने की बात है कि मणिपुर यहां पे लोकेटेड है और इलीगल माइग्रेशन हो रहा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो वो किससे लगा हुआ है? आपका म्यांमार के साथ। तो म्यांमार से बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन अंदर आ रही है मणिपुर में, जो कि हमारे सिक्योरिटी थ्रेट के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन रही है, और साथ ही साथ इंडिया के ओवरऑल अगर मैं बोलूँ नेशनल इंटेग्रिटी को भी हार्म कर सकती है। तो मणिपुर ने एक कमिटी बैठाई है उसको चेक करने के लिए, और उस कमिटी में अवांगो नेवामी जो मिनिस्टर हैं वाटर रिसोर्स एंड रिलीफ के, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो ये नाम याद रख सकते हैं, स्टेट का नाम याद रखिए, किस स्टेट ने इलीगल माइग्रेशन के लिए कमिटी स्टैब्लिश की है। ठीक है, तो मणिपुर की है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इन न्यूज, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इन लद्दाख। तो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज बेसिकली स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और जो कि फोकस करती है किसके ऊपर? हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ऑपरेशन। इंडिया चाइना बॉर्डर के पास हाई ऑल्टीट्यूड, ऑब्वियस सी बात है काफी हाइट पे है लेह लद्दाख, तो उस हाइट पे किस टाइप से वॉरफेयर ऑपरेशन होना चाहिए, उसके लिए पर्वत प्रहार एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है इन लद्दाख, रिमेंबर दिस थिंग। और इसमें कौन कौन सी यूनिट पार्टिसिपेट कर रही है? इन्फेंट्री, आर्टिलरी और सपोर्ट, ये सारी यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या याद रखेंगे? पर्वत पहाड़, लद्दाख, ऑलराइट, एंड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। चलिए नेक्स्ट इज नंदिनी सहकार योजना। सहकार मीन्स व्हाट? कोऑपरेटिव। तो बेसिकली ये जो नंदिनी सहकार स्कीम है वो एनसीडीसी ने इनिशिएट की थी 2010 में। ठीक है, बट अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, राइट। बट जो आइडिया था वो 2010 में आ चुका था। एनसीडीसी क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। और इस स्कीम से क्या हो रहा है? वुमेन फोकस्ड फ्रेमवर्क है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, राइट। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और कैपेसिटी डेवलपमेंट करना, किसका? वुमेन कोऑपरेटिव्स का, जो औरतों का संगठन है उनको मजबूत करना फाइनेंशियली, ये इनका एम है। ठीक है, इसमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस में कोई लिमिट नहीं है, और अभी तक एज पर 2024 लगभग 6,400 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत डिस्पर्स हो चुके हैं अलग अलग संगठनों को। तो नाम याद रखिएगा, नंदिनी सहकार योजना, टू एम्पावर वुमेन कोऑपरेटिव्स, वुमेन की जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको एम्पावर करना थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत ये लॉन्च किया गया था। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट न्यूज इज डीबीएस बैंक इंडिया लॉन्चेस एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? डीबीएस गोल्डन सर्कल। बेसिकली एक प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। 60 प्लस के ऊपर जो भी हैं, 60 प्लस जो है उनके लिए एक प्रायोरिटी प्रोग्राम है। इसमें अलग अलग बेनिफिट्स हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट्स में, फिक्स डिपॉजिट्स पे, तो ये है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेनिफिट्स लिखे भी हुए हैं कि लगभग 7% तक का इंटरेस्ट पर एनम मिल सकता है इनको। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स के ऊपर अगर उनका बैलेंस 4 या 5 लाख तक का है। ठीक है, तो ये अदर कुछ बेनिफिट्स हैं। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? डीबीएस क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ डेवलपमेंट बैंक, राइट। ये 1968 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर। इसके चेयरपर्सन है पीटर शॉ एंड इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। तो इंडियन पर्सन इज द सीईओ, तो नाम याद रखिएगा, पीयूष गुप्ता एंड पीटर शॉ, एंड इट इज इन सिंगापुर। रिमेंबर दिस थिंग, इस बैंक के बारे में। ये आपके बैंक वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन। जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े, इन पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उसको लेट्स से चेक किया जाए। सो क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वेरी इजी क्वेश्चन हमने देखा अभी। करेक्ट आंसर इज ए, आर आर स्वैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट वॉज द पर्वत पहाड़ एक्सरसाइज कंडक्टेड? रिसेंटली हमने देखा। द करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, कहां पे हुआ है? अब देखिए, अगर देखा जाए टेक्निकली क्वेश्चन ही गलत है, स्टेट नहीं, वो आपका यूनियन टेरिटरी। तो जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा वो देखना, स्टेट के साथ कई बार ऑब्लिक लगा के यूटी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जैसे मैंने आपको बताया अभी, करेक्ट आंसर इज ए, सॉरी सी, लद्दाख। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेएनके और लद्दाख है ना, तो ये यूनियन टेरिटरीज भी हैं। क्लियर? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से यहाँ पे हमको दोनों लिखना चाहिए। तो ये आपका लद्दाख में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? ए, आरबीआई गवर्नर, बी, फाइनेंस मिनिस्टर, सी, प्राइम मिनिस्टर और द डी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ पीएम एडवाइजरी काउंसिल। तो वी नो दैट द करेक्ट आंसर इज ए, आरबीआई गवर्नर, जैसे मैंने आपको बताया एमपीसी के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द क्यूसीआई सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश लीड्स इन स्वास्थ्य कैटेगरी विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान आरोग्य योजना सर्टिफिकेशन। दिल्ली एंड चंडीगढ़ अचीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जेड सर्टिफिकेशन इन समृद्धि कैटेगरी। सी, बिहार एंड कर्नाटका एक्सेल्ड इन एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। एंड डी, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र प्रोमिनेंट इन द मेडिकल एंट्री टेस्टिंग लैब। जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हम थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश एजुकेशन के लिए था, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, हेल्थ में मैंने आपको किसका बताया था? हेल्थ में मैंने बताया था तमिलनाडु का, राइट। तो एक स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर है आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो टफ क्वेश्चन था, राइट, बट आपको उस टेबल के थ्रू सारे चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल इज द कमाज 5349 टाइफून के? ए, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, बी, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्शन एमरैप व्हीकल, सी, लाइट यूटिलिटी व्हीकल और डी, हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल। करेक्ट आंसर इज बी, माइन रेजिस्टेंट है। यहाँ पे कीवर्ड ये कमास के साथ आप लिख लीजिएगा, माइन रेजिस्टेंट। ठीक है, माइन रेजिस्टेंट, तो आपको ये याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आप होमवर्क करिएगा, कल इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। विच बैंक लॉन्च द डीबीएस गोल्डन सर्कल प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन? ए, एचडीएफसी बैंक, बी, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया, सी, आईसीआईसीआई बैंक और डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से ही क्लियर है। ठीक है, सो ये था आज का 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा।
ठीक है। मैं पिछले वीडियो को में भी देख रहा था, काफ़ी बच्चों ने जो जो चीज़ बोली थी, हमने वहाँ पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की है। आपकी और भी जो भी ज़रूरतें हैं या जो भी डाउट्स हैं, ज़रूर मेंशन करिएगा, सो दैट हम बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें डिलीवर कर सकें। ठीक है, अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे, एंजॉय।